बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही अहम मोड़ की तरफ पहुंच चुके हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की, डिमोलिश करने की अब तक जितनी भी साजिशें, कोशिशें, मंसूबे बनाए गए, वो सब के सब नाकाम हो चुके हैं। और इस्लामाबाद का जो कत्लेआम, वो अब हुक्मरानों के गले का फंदा बनता जा रहा है। और उसी की वजह यह है कि अब दोनों को एहसास हो गया है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी और हमारी सियासी क़यादत को भी, दोनों को एहसास हो गया है कि ये उनके गले का फंदा बनने जा रहा है। और अब हर कोई, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस भी और जो हमारी फौजी क़यादत के इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं, वो जो हैं वो बरमला आके एक दूसरे को कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। कल इसी तरीके से फैसल वाडा और मुसद्दिक मलिक साहब एक प्रोग्राम में इकट्ठे हो गए और मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि ये रियासत ने जो है वो रिएक्ट किया है, रियासत ने जवाब दिया है। तो फैसल वाडा ने कहा कि जनाब आप रियासत बिल्कुल ना कहें, आप हुकूमत कहें, ये हुकूमत का काम है, क्योंकि फौज जो है 245 आर्टिकल के तहत फौज हवाले कर दी गई वजीर आजम के। तो वजीर आजम यानी कि वजीर दाखिला, ये हुकूमत का काम है। जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के डी चौक में, जो कुछ हुआ वो हुकूमत ने किया है। और आप मुसद्दिक मलिक साहब को उन्होंने कहा, फैसल वाडा ने, कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये साबित करने की कोशिश करें, फौज और एक सियासी जमात को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार अगर आपने ये काम किया तो फौरन ही मुसद्दिक मलिक साहब की क्या मजाल थी, वो बेचारे फौरन ही बैकफुट पे गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो यहाँ तक चीज़ें आ रही हैं और उसकी वजह क्यों आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने कल कुछ अहम नौयत के ऐलानात कर दिए हैं और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, उनको एक टास्क दे दिया है कि आप इस्लामाबाद के कत्लेआम को आगे बढ़ाएं और इसकी तहकीकात करवाने के लिए आलमी फोरम्स पर रजू करें। और आलमी फोरम से रजू करने का मतलब बड़ा क्लियर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पेशावर में शोहदा मार्च करें और लोगों को भी मोबिलाइज करें और बताएं कि किस तरीके से ये खून बहाया गया है। और इमरान खान ने कहा है कि दर्जनों बीसियों दर्जनों अफराद को, शहरियों को हलाक किया गया। तो ये एक आगे जाके एक अच्छा खासा इनके लिए वबाले जान बनने वाला है। एक और काम भी जी, क्योंकि ये तो हो रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये काम हमने नहीं किया, बल्कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के मातहत हैं। अब इदारे जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं हुकूमत को, हुकूमत इदारों को कंट्रोल नहीं कर रही, हम उनके ताबे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब हमारी क्या मजाल, तो ये तो सब कुछ इदारे कर रहे हैं और इदारों ने किया है। उन्होंने भी इस्लामाबाद का सारा मलबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया और उनके गले में डाल दिया, मिलिट्री लीडरशिप के। तो ये अब चीज़ें एक दूसरे से जान छुड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब आलमी ज़राए अबलाग जो हैं, और वो भी, और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी अब इसको उठा लिया है और वो भी इस कत्ले आम पे मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी ये कहा है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और हम जो है एहतजाज करने वाले पे जो गोलियां चली हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो जाहिर है मजम्मत करते हैं तो उसके अगला मरहला भी आने वाला है, तो वो भी आ जाएगा। अदरवाइज हुकूमत जो है वो प्रेशर में रहेगी और ये हुकूमत कमज़ोर तरीन हुकूमत बन चुकी है। और इसी वजह से अब इसको ब्लैकमेल, या तो ये ब्लैकमेल होगी या फिर उनकी बात मानेगी, तो हर दो सूरतों में नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इनसे जान छुड़वा ली जाए। अगली खबर जो है जी वो ये है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी की वजह सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और जो 7 दिन के लिए उनको पाबंद सलासल कैद तन्हाई में रखा गया, अब ये इत्तला आ रही है जनाब कि जब 26 तारीख को उनसे मुलाकात करने के लिए गए बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को भेजा गया। जब दोनों मुलाकात करने के लिए गए तो इमरान खान साहब को
ऑफर की गई थी, इमरान खान साहब को पेशकश की गई थी कि हम आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर रिहा कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ हमें गारंटीज दे दें। आप को हम एक तो रखेंगे, आप तकरीबन आप जेल से तो रिहा होंगे, लेकिन आप हमारी निगरानी में रहेंगे और आप कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, आप सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे और ज़्यादा नहीं 3 से 6 महीने तक आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे और आप आज़ाद होंगे, जिससे चाहे मुलाकात करें, लेकिन आपको खामोश रहना होगा और इस हुकूमत को डिस्टेबल नहीं करेंगे और हुकूमत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये शर्त मानने के से इनकार कर दिया और उन्होंने इस तरह की कोई भी पेशकश जो है वो रिजेक्ट कर दी, जिसके बाद फिर जो है वो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो वापस आ गए और वो अपना बयान भी ना रिकॉर्ड कर सके, जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास चल रहा है और वहाँ पे अरकान असम्बली सूबाई वज़रा वहाँ पे अपना रद्दमल का इजहार कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ पख्तून कौम के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ। शफीउल्लाह जान ने तकरीर की है जी, और शफीउल्लाह जान ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि अता तारड़ जो ये कहते हैं कि हम भाग गए, उन्होंने कहा जी कि हम तो गोलियों की वजह से हमारे कारकुन तो वहाँ जान बचाने के लिए भागे, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो हर वक्त जब भी मुश्किल आती है तो वो कौम को, कारकुनों को छोड़ के मुल्क से ही भाग जाते हैं। कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो मुल्क से नहीं भागे, बल्कि जब उन पे गोलियों की बौछार की गई तो अपनी जान बचाने के लिए निकले। उन्होंने एक चैलेंज किया है कि अता तारड़ साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहरी के हत्थे चढ़ गए तो उनकी पतलून जो है जी वो उतार के हम खैबर पख्तूनख्वा के चौक में लटकाएंगे, और ये उन्होंने कल ऐलान कर दिया है। तो देखें, ये काफ़ी ख़तरनाक ऐलान है और ऐसे ख़तरनाक ऐलानात नहीं करने चाहिए, लेकिन बहरहाल जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के बदले में जी वो बेचारे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया शफीउल्लाह जान ने कि हमारी जो हमारे सामने, आंखों के सामने एक शहरी को, हमारे कारकुन को कुचल दिया रेंजर की गाड़ी ने, और उसकी लाश जो है वो 13 घंटे बाद हमें दी गई और फिर लिखवाया गया स्टाम्प पेपर पे कि जनाब आप लिख के दें कि ये रोड एक्सीडेंट में हुई है। और फिर उन्होंने मीना खान अफरीदी ने एक बात बताई, उन्होंने कहा जी मैं 4 सदा के शहीद मोहम्मद अली के घर गया तो उसके भाई ने बताया कि मैं अपने शहीद भाई का जस्ते खाकी लेने के लिए अस्पताल गया तो वहाँ 40 शहीद कारकुनान की लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन मेरा भाई वहाँ नहीं था। फिर मुझे वो दूसरी जगह लेकर गए, वहाँ 6 नंबर पर पड़ा शहीद मेरा भाई था। यानी 46 जो डेड बॉडीज की वो तस्दीक कर रहा है कि 46 लाशें तो मेरे उनके शहीद मोहम्मद अली के भाई ने खुद देखी अस्पतालों में। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं और मंजर आम पे आ रही हैं। फिर जी एक और जो चीज़ सामने आई है वो है डीपीओ अटक। डीपीओ अटक ने एक मजाक उड़ाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपना भी, अपने इदारे का भी और पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास अटक में जनाब एक जेट तैयारे का इंजन था जिस पे वो पंखा लगाया हुआ था, और वो जो आंसू गैस जो हम फेंकते थे वो उस हवा के रुख से हमारी तरफ धकेल दी जाती थी, पुलिस एहलकारों की तरफ धकेल दी जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनकी सेहत को, कारकुनान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनाई जा रही हैं। और फिर उन्होंने एक पुरानी वीडियो भी चला दी और एक फेक वीडियो चला के उन्होंने हमदर्दी हासिल करने की भी कोशिश की, जबकि वो तस्वीर जो है जिस शहरी को दिखाया गया वो अक्टूबर में अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो अपने ही एक प्रोग्राम में या अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुकी हैं। तो यहाँ तक हो रहा है जालसाजी का काम, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरीके से हम छुपा लें, सानिया इस्लामाबाद की हकीकत को छुपा लिया जाए, लेकिन वो छुप नहीं रहा। अब एक और जी बड़ी खबर आपको देते हैं कि इस्लामाबाद के कत्लेआम को छुपाने के लिए नई कानून साजी की तैयारियां की जा रही हैं।
نئے قانون میں یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے، ایک تو ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ کی سربراہی میں پی ٹی اے کے چیئرمین کی، اور اس میں تمام محکموں کے لوگ شامل ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کام کیا گیا ہے کہ ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی جا سکے گی۔ یہ نیا قانون، کالا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خبر آ چکی ہے اور کسی بھی لمحے یہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کل دھر لیے گئے، اور کل شادی تھی ڈی جی سی فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر مشہور زمانہ ہیں، اور ان کے بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد میں، اور ان کے بیٹے کی شادی بھی ان کے جونیئر کی شاید اپنی فیملی آپس میں کر رہے ہیں جی، دو فوجی خاندان آپس میں کر رہے ہیں۔ تو شادی کی تقریب کے وقت جب آرمی چیف آ رہے تھے تو اسی دوران خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اس روٹ کے درمیان میں آ گئے۔ یقیناً انہوں نے بھی شادی پہ جانا ہوگا، اور وہاں پہ ہوا یہ جی کہ ملٹری پولیس نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو روک لیا، اور وہ روکا اس لیے کہ آرمی چیف کا روٹ لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آرمی چیف گزر نہیں جاتے، لہذا خواجہ آصف صاحب کو کافی دیر تک وہاں پہ انتظار کرنا پڑا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وزارت دفاع کے، اپنی منسٹری کے، اور ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی، ہیڈ کوارٹر، سارے کے ساری جو فورسز ہیں، ساری کے سارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ ان کے ماتحت آتے ہیں۔ لیکن کل ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو جی ماتحت لوگ ہیں، ادارے حکومت کر رہے ہیں، تو کل وزیر دفاع کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کیونکہ بشیر چودھری صاحب ہیں، بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ساری بات حقیقت بیان کر دی ہے کہ یہ کچھ ہوا۔ اور دیکھیے جی اگر پھر ہائیبرڈ سسٹم میں تو یہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ خواجہ صاحب تو خود کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور فوج نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ملے اور ہمارے ساتھ کام کرے۔ تو یہ ہیں جناب اب تک کی اطلاعات اور خبریں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔